सो नाउ इकोनॉमिक्स में हम लोग के 3 चैप्टर्स हो चुके हैं। अभी हम लोग को 4th चैप्टर स्टार्ट करना है। 3rd चैप्टर हो गया है। अभी 4th में क्या है, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। जैसा 3rd में हमने मनी एंड इन्फ्लेशन पढ़ा था, मनी का इवैल्यूएशन कैसे हुआ था। फिर उसके बाद इन्फ्लेशन, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये दोनों टाइप के इन्फ्लेशंस पढ़े थे। अभी बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। बैंकिंग में देखो सीधा सा है, बैंकिंग बैंक्स क्या क्या करते हैं, कहाँ से बैंक आया, अपेक्स बैंक कौन होता है, सेंट्रल बैंक कौन होता है कंट्री का, ये सारी चीजें आएगी बैंकिंग में। और मॉनेटरी पॉलिसीज जो हमारे कंट्री का एपेक्स बैंक होगा या सेंट्रल बैंक होगा, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वो सारे बैंक्स को रेगुलेट करता है, वो न्यू न्यू मॉनेटरी पॉलिसीज बनाता है, फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाता है। उसके हिसाब से वो सारी चीजें इसमें आएगी। ठीक है, तो अभी इसमें देखते हैं। तो इसने दिया बैंक इवोल्यूशन एंड मीनिंग्स ऑफ बैंक। तो इसमें फर्स्ट केवल एक याद रखना है कि फर्स्ट बैंक कौन सा था वर्ल्ड का। बैंक ऑफ बार्सिलोना सेटअप इन स्पेन इन 1401 इज नोन एज फर्स्ट रियल बैंक एस्टेब्लिश्ड इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का फर्स्ट बैंक था बैंक ऑफ बार्सिलोना, और कब आया था वो 1401। उसके बाद मीनिंग ऑफ बैंक, बैंक का मतलब क्या होता है। देखो बैंक का मतलब कैसा होता है कि इंस्टीट्यूशन है, एक इंस्टीट्यूशन है जिसके पास क्या होता है, हम पैसा डिपॉजिट करते हैं, जो लोगों को लोन प्रोवाइड करता है, इन्वेस्ट करता है। फिर उसके बाद कुछ ऐसे एंसिलरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सेकेंडरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो सारी चीजें आएगी। वो क्या होता है, बैंक होता है। तो देखते डेफिनेशन। A bank is an institution। बैंक क्या है, एक इंस्टीट्यूशन ऑथोराइज टू कलेक्ट पीपल्स सेविंग एंड डिपॉजिट्स। क्या करता है, लोगों का जो पैसा होता है उसको कलेक्ट करता है, सेव करता है, विद द पर्पज ऑफ लैंडिंग, उनको लोन देने के लिए, दूसरे पर्सन को लोन देने के लिए, अंडर द कंडीशन ऑफ रिटर्निंग द सेम। कौन सी कंडीशन के अंदर, वो सेम पैसा वापस आपको रिटर्न कर देगा विद इंटरेस्ट। व्हेन द डिपॉजिटर डिमांड, जब आप डिमांड करोगे तब आपको वापस पैसा मिल जाएगा, वो बैंक होता है। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन दिया है, दो टाइप की क्लासिफिकेशन है। पहला है कमर्शियल बैंक, दूसरा है सेंट्रल बैंक। तो देखो सेंट्रल बैंक तो हर कंट्री का एक ही होता है, जैसे हमारी कंट्री का है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यूएस का है फेडरल रिजर्व बैंक। ठीक है, तो वैसे ही ये सेंट्रल बैंक आरबीआई। अब उसके बाद आता है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का मतलब कैसा होता है, एक सिंपल मीनिंग बताता हूँ। कमर्शियल बैंक का मतलब जो मेन कॉमर्स का मतलब क्या, जो बिजनेस कर रहा है, ऐसा बैंक जो बिजनेस कर रहा है। बिजनेस का मतलब क्या, जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसको बोलेंगे कमर्शियल बैंक। तो फर्स्ट देखो इसमें क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग कंपनीज एक्ट। तो ये याद रखना है, बैंकिंग एक्ट बना हुआ है, कौन से ईयर में बना है, 1949 में। कमर्शियल बैंक इज वन विच ट्रांजेक्ट द, वो क्या किसका ट्रांजेक्शन करता है, द बिजनेस ऑफ बैंकिंग दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा, फ्रॉम द पीपल फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट, लोगों को लोन प्रोवाइड करने के लिए, या कुछ पैसा बच गया तो इन्वेस्ट करने के लिए। रीपेबल ऑन डिमांड, जब आप डिमांड करोगे तब आपको वापस से रीपेमेंट कर देंगे। और अदरवाइज एंड विड्रॉल, आप विड्रॉ भी कर सकते हो बाय चेक, चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू, पे ऑर्डर, और अदरवाइज दूसरे किसी भी कंडीशन से आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। उसको क्या बोले, वो क्या होता है, कमर्शियल बैंक होता है। ठीक है, तो जो बैंक का डेफिनेशन था वही सेम कमर्शियल बैंक में भी आ गया। उसके बाद कमर्शियल बैंक में इन्होंने क्या दिया, फंक्शंस, इसके बाद एक लाइन और दी है, कमर्शियल बैंक इज बिजनेस यूनिट विच प्रोवाइड्स बैंकिंग सर्विस फॉर प्रॉफिट। सर्विसेज क्यों प्रोवाइड करता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। बिजनेस कर रहा है, ऑब्वियसली प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही बिजनेस कर रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कौन कौन से इसके फंक्शंस होते हैं, तो फंक्शन में है एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जैसा तुमने 11th में पढ़ा था वैसा ही 12th में थोड़ा बहुत इन्होंने डिफरेंस कर दिया कि प्राइमरी में ज्यादा फंक्शन ऐड कर दिए, सेकेंडरी में सारे फंक्शन हटा दिए, एक ही में डिटेल में कर दिया। तुम्हें अगर वो याद है तो वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बैंकिंग तो वही सर्विसेज प्रोवाइड करा ना, 11th हो या 12th हो। तो देखो प्राइमरी फंक्शन में फर्स्ट दिया एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। मतलब क्या, किसी भी कोई भी पर्सन अगर बैंक में डिपॉजिट करने आता है या अकाउंट ओपन करवा के वो इजीली डिपॉजिट करवा सकता है, चाहे एफडी हो, आरडी हो, या फिर आप सेविंग बैंक हो, करंट बैंक हो, आप अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करवा सकते हो। तो कौन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, बैंक प्रोवाइड कर रहा है। तो पहला क्या दिया, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है। ठीक है, डिपॉजिट्स भी तीन टाइप के होते हैं, इसमें तीन टाइप के डिपॉजिट्स दिए। पहला करंट अकाउंट, दूसरा सेविंग बैंक, और तीसरा फैसिलिटी ऑफ रिकरिंग और लॉन्ग फिक्स डिपॉजिट। देखो एक्चुअल में चार मान लो, चार ही होते हैं, जिसने पता नहीं तीन क्यों बोला। चार होते हैं, एक करंट, एक सेविंग, उसके बाद एक रिकरिंग डिपॉजिट, एक फिक्स डिपॉजिट। तो फर्स्ट है करंट डिपॉजिट। करंट डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, करंट अकाउंट कौन ओपन करता है। ठीक है, करंट अकाउंट और सेविंग बैंक अकाउंट। करंट अकाउंट कौन, फर्स्ट करंट अकाउंट ओपन करता है बिजनेस पर्सन, जिसके डेली ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, दो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंटली ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, विड्रॉल करना है, डिपॉजिट करना है, ये सारी चीजें बहुत होती है, चेक आ रहे हैं, चेक जा रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें कौन किस में होते हैं, करंट अकाउंट में। तो पहली बात, कौन ओपन करता है, जिसके बिजनेस होता है। सेकंड, करंट अकाउंट पे कभी भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ठीक है, नो इंटरेस्ट।
थर्ड होता है इसमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है, मतलब आपके अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए है फिर भी आप 2 लाख का चेक अगर ड्रॉ कर रहे हो तो बैंक क्लियर कर देगा उसको। बस आपका ओवरड्राफ्ट का लिमिट होता है कि आपका लिमिट 50,000 है, 80,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख। बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है कि बैंक ने उसको कितना ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी दिया। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किसके लिए अवेलेबल होता है? करंट अकाउंट के लिए। चलो ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं। A current account is opened with a bank in the name of business firm or individual। मतलब जिसके बिजनेस फर्म होगा वो लोग नॉर्मली ओपन कर सकते हैं, खुद के नाम पे भी ओपन हो सकता है, लेकिन आपका अगर बिजनेस है, फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो करंट अकाउंट अच्छा रहता है। उसके बाद सेकंड, द मोर लिक्विड देन डिपॉजिट इन एनी अदर अकाउंट। विड्रॉल कैन बी मेड दिस अकाउंट एनी नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग द डे। बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स बार इसमें डिपॉजिट्स होते हैं, विड्रॉल होते हैं। द कस्टमर्स ऑफ अकाउंट चेक बुक डू नॉट गेट इंटरेस्ट। तो यहाँ पर क्या मिलता है? डू नॉट गेट इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, तो इंटरेस्ट नहीं। On the contrary, banks may impose some kind of service charge on this, may obtain overdraft facilities भी मिलती है बिजनेस पर्पस के लिए। ठीक है, तो मेन क्या 3 पॉइंट थे। पहला क्या था? बिजनेस के नाम पे होता है, बिजनेस फॉर्म और इंडिविजुअल के नाम पे हो सकता है। सेकंड, इसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। थर्ड, उसके बाद डू नॉट गेट इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। फोर्थ, इसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? करंट अकाउंट। उसके बाद सेकंड है सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक में क्या होता है? जस्ट करंट का अपोजिट, मतलब कि आपको इसमें ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी नहीं मिलता है। फिर उसके बाद आपके ट्रांजेक्शंस बहुत कम होते हैं। ऑब्वियसली अगर आपको पैसा चाहिए तो आप डेली जाके तो विड्रॉ नहीं करोगे, डेली डिपॉजिट नहीं करोगे। ठीक है, तो एक बार जैसे सैलरी अकाउंट वाले तो वो क्या करते हैं, एक बार मंथली विड्रॉ कर लिया 10,000, फिर चल गया हफ्ता 10 दिन, जितने दिन भी चलना होता है उसका एक्सपेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक बार विड्रॉ करेगा, एक बार सैलरी आएगा, थोड़ा बहुत कुछ ट्रांजेक्शन होता है, लेकिन बिजनेस पर्सन की तरह नहीं होते। उसके बाद सेकंड क्या होता है? इस पर इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो अब इसमें देखो फर्स्ट क्या दिया, पीपल यूजुअली डिपॉजिट सेविंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट टाइम के लिए डिपॉजिट करवाते हैं। उसके बाद उसके गिव हिम देम इंटरेस्ट, उनको इंटरेस्ट भी मिलता है। अपॉन रिक्वायरमेंट कैन विड्रॉ विद अ चेक, वो भी विड्रॉ कर सकते हैं चेक के थ्रू और विड्रॉ स्लिप के थ्रू। बैंक में पेइंग स्लिप होता है, उसके थ्रू आप विड्रॉ कर सकते हो। प्रेजेंट टाइम कैन आल्सो विड्रॉ दिस अकाउंट बाय डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। आजकल हम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी यू पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। ये हुआ सेविंग बैंक अकाउंट। उसके बाद है फैसिलिटी ऑफ रिकरिंग एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, आरडी और एफडी का नाम सुना होगा, तो ये क्या है? आरडी है रिकरिंग डिपॉजिट और ये एफडी है फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, आरडी का मतलब कैसा होता है? तुम्हें एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स के बाद तुम्हें वो पैसा डिपॉजिट करना होता है। ठीक है, जैसे कैसा हुआ? एवरी मंथ, मंथली हो गया। मंथली में कैसा हो गया? हर महीने तुम जाके 1,000 बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, तो 12 मंथ्स में तुम्हारा एक साल में पैसा कितना हो जाएगा? 12,000 हो जाएगा। ठीक है, तो तुम क्या कर रहे हो? एवरी मंथ जाके डिपॉजिट कर रहे हो, ये होता है रिकरिंग, मतलब सेम चीज रिपीट कर रहे हो। फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर कितने उसके? 12 हो चुके हैं कि 12 बार तुमने पैसा जाके डिपॉजिट किया एवरी मंथ जाके। फिक्स डेट है 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में जाके तुम पैसा डिपॉजिट करो, ये है रिकरिंग डिपॉजिट। और फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या? तुमने एक साथ 12,000 रुपीज 1 जनवरी को फिक्स करवा दी। ठीक है, 12,000 रुपए 1 जनवरी को दे दी। अब तुम वापस कब आओगे? नेक्स्ट 1 जनवरी। अगर 1 जनवरी 2025 को करवाया तो तुम नेक्स्ट कब आओगे उसको लेने? 1 जनवरी 26 को आओगे। उसमें से जो भी इसको इंटरेस्ट मिलेगा वो लोगे और चले जाओ। तो इसमें फ्रीक्वेंट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब रिकरिंग नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, केवल एक ही बार डिपॉजिट हुआ। और आरडी में कैसा? एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद तुम्हें उस पैसे को डिपॉजिट करना होता है। ठीक है, और उसके अलावा एफडी में इंटरेस्ट ज्यादा होता है, आरडी में थोड़ा कम होता है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखने का, करंट अकाउंट में इंटरेस्ट 0 होता है। फिर उसके बाद सेविंग बैंक में अप्रोक्स 4% होता है। फिर उसके बाद आरडी में सपोज 6% होगा और एफडी में 7% होता है। ये अप्रोक्स टर्म बता रहा हूँ, वेरी करते हैं किसी में भी। तो सबसे ज्यादा तो इसमें इंटरेस्ट कैसा होगा? एफडी में ज्यादा होता है, फिर उसके बाद आरडी में, फिर सेविंग बैंक में, और करंट अकाउंट में तो 0 होता है। ठीक है, देखो इसमें क्या दिया है आरडी में, पीपल डू नॉट सेव नहीं कर पाते, इसके लिए पैसा होता है। डिपॉजिट करते कॉल रिकरिंग बाय रूल्स, सेविंग इंक्रीज, इंटरेस्ट इज एक्यूमुलेटेड मनी सम पीरियड ऑफ टाइम। देखो एक फिक्स ईच मंथ फॉर अ सम पीरियड ऑफ टाइम ऑन दिस अकाउंट, एक हर महीने, हर वीकली या डेली, बहुत से डेली भी होते हैं, वो सारी चीजें होती है। फिर उसके बाद इसमें दिया है फिक्स्ड डिपॉजिट, क्या? फिक्स्ड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम एंड यूजुअली पीपल हु वांट्स डिपॉजिट लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। लॉन्ग पीरियड के लिए मतलब एक बार डिपॉजिट कर दिया तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के बाद ही हम उस पैसे को विड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड है प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी। तो फर्स्ट क्या था? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। डिपॉजिट में 4 थे, कौन कौन सा? करंट अकाउंट, फिक्स्ड करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट। फिर उसके बाद क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब लोन प्रोवाइड करना, सिंपल है। लोन प्रोवाइड करो, शॉर्ट टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म लोन हो सकता है, उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। पर्सनल लोन होता है, व्हीकल लोन हो सकता है, होम लोन हो सकता है, ये सारे टाइप के लोन जो प्रोवाइड करता है। बिजनेस लोन हो सकता है, एसएमई लोन हो सकता है, एमएसएमई लोन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसमें आएगी? प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज में। तो ये लोन की फैसिलिटीज बैंक प्रोवाइड करता है।
ठीक है। तो इसमें नीचे दिया देखो, थियोरेटिकल से शॉर्ट टर्म पीरियड का अप टू 1 ईयर, यानी जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है वो किसमें आएगा, शॉर्ट टर्म में आता है। मीडियम टर्म में क्या 1 to 5 ईयर्स आ गया, लॉन्ग टर्म में क्या 5 to 15 ईयर्स आ गया। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ विड्रॉल फैसिलिटीज। विड्रॉल की फैसिलिटी देता है तुम्हें, एटीएम मशीन प्रोवाइड करता है, एटीएम कार्ड्स देता है, फिर उसके बाद मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ये सारी फैसिलिटी देता है जिसके थ्रू अपन विड्रॉल कर सकते हैं। फिर उसके बाद फोर्थ है क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन होता है, क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है, जैसे इसने एक इंडेक्स दिया है, इंडेक्स में देखो फर्स्ट ये बैंक दिया है, नेट डिपॉजिट रिक्वायरिंग रिजर्व ऑन न्यू लोन्स। क्या है इसमें समझाता हूँ। फर्स्ट देखो बैंक ए ने क्या किया, 1000 करोड़ का उसके पास डिपॉजिट है, मतलब क्या उसके पास किसी पर्सन ने आके 1000 करोड़, टोटल सारे पर्सन मिलके 1000 करोड़ का डिपॉजिट किया। उसने क्या किया, 20% अपने पास रिजर्व रखा और बाकी का जो 80% था वो लोन पर दे दिया। तो एक चीज देखो, उसके पास रखा है 1000 रुपीज, 1000 उसके पास रखा, उसने 800 रुपए मार्केट में दे दिया। इसका मतलब टोटल मनी कितना हो गया अब, 1800, 1800 हो चुका है। ठीक है। इसको बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। मतलब एक क्रेडिट से, मतलब एक पैसे से, अमाउंट ऑफ मनी 1000 करोड़ से आगे पैसा जनरेट करना। ठीक है। उसके बाद बैंक बी ने क्या किया, बैंक बी के पास आया 800 रुपया। ठीक है। उस 800 रुपए में उसने 20% रखा, उसने आगे वापस 640 का लोन प्रोवाइड कर दिया। फिर बैंक सी ने क्या किया, उसके पास 640 आया, उस 640 को उसने 20% रखा और फिर आगे वापस से 512 प्रोवाइड कर दिया। ऐसे चलता जाता है। ठीक है। तो टोटल कैसे इसका क्रेडिट क्रिएशन, कितने पैसे से कितना क्रेडिट क्रिएट आप कर सकते हो, उसका एक फॉर्मूला है सिंपल सा। क्या, प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी मतलब फर्स्ट डिपॉजिट कितने का हुआ था, 1000 करोड़ का, 1000 करोड़ मल्टीप्लाई 1 अपॉन कैश रिजर्व रेशो, मतलब आपको रिजर्व में कितना रखना है, तो 20%। तो अब देखो डिवाइड करोगे 1000 डिवाइडेड बाय 20%, तो ये कितना आएगा 5000, 5000 करोड़। मतलब 1000 करोड़ से तुम 5000 करोड़ तक का एक जनरेट कर सकते हो पैसा। ठीक है। मनी प्रिंट नहीं हो रहा है, जस्ट अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। एक के पास डिपॉजिट आ रहा है, वो लोन प्रोवाइड कर रहा है, 20% अपने पास रख रहा है, ऐसे आगे से आगे। तो इसको बोलते हैं क्रेडिट क्रिएट करना। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन, इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन का मतलब होता है एक बैंक से दूसरे बैंक के बीच का जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसको इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन होता है। अब इंटर बैंकिंग में इसने क्या दिया, शॉर्ट टर्म के लिए एक बैंक दूसरे बैंक को लोन देता है, उसको कॉल मनी बोलते हैं। ठीक है। जैसे एसबीआई अगर एचडीएफसी को एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लोन देता है तो उसको क्या बोलेंगे, कॉल मनी। और इस पे जो एचडीएफसी एसबीआई को इंटरेस्ट पे करेगा उसको बोलेंगे कॉल मनी रेट। ठीक है। अब बहुत सी बार कैसा होता है, जैसे एसबीआई के पास, अगर एसबीआई के पास 10,000 करोड़ रुपीज का डिपॉजिट रखा है। ठीक है। उसने क्या करा, सपोज 80% मतलब 8000 करोड़ मार्केट में लोन प्रोवाइड कर दिया, 8000 करोड़ प्रोवाइड कर दिया, मतलब अभी उसके पास पैसा कितना है, 2000 करोड़ सेविंग में, उसके पास 2000 करोड़ रुपए। लेकिन एक पार्टी है, दो चार पार्टी मिलकर आए, उन्होंने क्या, उनको चाहिए 3000 करोड़ रुपए। ठीक है। 3000 करोड़ चाहिए, इसके पास कितना है 2000, तो 1000 करोड़ और एडिशनल लेके आना होगा। तो ये क्या करता है, शॉर्ट टर्म के लिए दूसरे बैंक के पास जाता है, एचडीएफसी के पास, उसको बोलता है 1000 करोड़ मुझे तू दे। तो ये जो 1000 करोड़ एक बैंक दूसरे बैंक को दे रहा है, इसको बोलते हैं कॉल मनी। और इस पे जो इंटरेस्ट रेट पे की जाती है उसको बोलते हैं कॉल मनी रेट। तो ये सारे आते हैं इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। ठीक है। तो प्राइमरी में क्या 5 चीजें थी, पहला कौन सा, डिपॉजिट्स वाला, जिसमें 4 थे, करंट, सेविंग, उसके बाद रिकरिंग और फिक्स डिपॉजिट। फिर उसके बाद सेकंड था लैंडिंग मनी, क्रेडिट, कौन सा, क्रेडिट फैसिलिटीज। क्रेडिट फैसिलिटीज, लैंडिंग मनी तुम कुछ भी लिख सकते हो, लोन प्रोवाइड भी लिख सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड था पेमेंट और विड्रॉल की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। फिर उसके बाद फोर्थ था क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट कितना क्रिएट किया जा सकता है। फिफ्थ था इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सेकेंडरी एंड अदर फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। अदर फंक्शन कौन कौन से, तो फर्स्ट देखो एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विस, मतलब क्या एजेंट का भी काम करता है बैंक। जैसे तुमने बिल ऑफ एक्सचेंज में सुना होगा, तुम बिल दे देते हो बैंक को, बैंक तुम्हारे बिहाफ पे बिल कलेक्ट भी कर लेता है। फिर उसके बाद जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है कि हाँ फर्स्ट जो ईएमआई पे होती है तुम्हारे बिहाफ पे, बैंक ऑटोमेटिक बैंक से पैसा कट जाता है। तो ये सारी कौन सी एजेंसी सर्विसेज। ठीक है। उसके बाद इसने एग्जाम्पल में दिए क्या दिया, लेटर ऑफ क्रेडिट। अभी देखो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है वो समझो, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन ट्राई करना समझने का। यहाँ पर लेटर ऑफ क्रेडिट किसके बिहाफ पे इसने लिखा है, वैसे टू द एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर ऑन बिहाफ ऑफ इंपोर्टर। ठीक है। प्रोवाइड कौन कर रहा है, बैंक प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। कैसे प्रोवाइड कर रहा है, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर एक ए पार्टी है वो है इंडिया में, उसके बाद यहाँ एक बी पार्टी है वो है यूएस में। इंडिया वाले को यूएस वाले से एक मशीन चाहिए। ठीक है। कितने का मशीन आ रहा है, 100 करोड़ का। तो अब यूएस वाला बोलता है तुम मुझे पैसा भेज दो, मैं मशीन भेज देता हूँ। ये बोलता है नहीं, पैसा पहले नहीं, पहले तुम मशीन भेजो फिर मैं पैसा दूँ। तो यहाँ पर कैसा होता है, यहाँ प्रॉब्लम आती है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाता है। कौन करेगा वो देखना, एक अकाउंट है एसबीआई बैंक में, ठीक है,
और बी का यूएस में अकाउंट है, सपोज सिटी बैंक में। सिटी बैंक फॉरेन बैंक है, ठीक है, तो वहां पर सिटी बैंक में अकाउंट है, इसका एसबीआई में अकाउंट है, तो यहाँ से एसबीआई एक लेटर ऑफ क्रेडिट बनाता है, ठीक है, वो लेटर ऑफ क्रेडिट भेजता है सिटी बैंक को कि ये जो हमारा पार्टी है ए, इसको हम जानते हैं, इसके बिहाफ पे हम आपको बोलते हैं आप वहां से मशीन रिलीज कर दो, हम यहाँ से जैसे ही मशीन रिसीव होगा हम पैसा आपको भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बी की गारंटी कौन ले रहा है, सिटी बैंक, और ए की कौन ले रहा है, एसबीआई। तो एसबीआई ने सिटी बैंक को लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया, मतलब एक्सपोर्टर को इंपोर्टर एक लेटर ऑफ क्रेडिट दे रहा है, ठीक है। बस इतना ही होता है। बैंक्स ऑल्सो प्रोवाइड अंडर राइटिंग सर्विसेज। अंडर राइटिंग सर्विसेज का मतलब क्या होता है, जैसे शेयर और डिवेंचर इशू होते हैं, तो शेयर और डिवेंचर किसके थ्रू इशू होते हैं, बीच में एजेंट्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, वो ब्रोकर्स कौन होते हैं, बैंक्स होते हैं, बड़े बड़े बैंक्स ये ब्रोकिंग का काम करते हैं, ठीक है। ये तुम लोग को अकाउंट्स में पार्ट 2 में आएगा कि अंडर राइटर सर्विस प्रोवाइड करते हैं बैंक्स, उसको अंडर राइटिंग कमीशन बोलते हैं, तो ये सारी चीजें वहां भी आती है, एसपीसीसी में भी आता है, ठीक है। उसके बाद है बैंक क्या क्या सर्विस प्रोवाइड, पे टैक्स चालान्स प्रोवाइड करता है, डीमेट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, यहाँ पर ये जो ब्रोकर बना है अंडर राइटिंग सर्विस का, डीमेट सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पर भले लिख सकते हो डीमेट सर्विस। फिर उसके बाद है प्रीवियस प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज विद चेंजिंग टाइम्स, टाइम के साथ चेंज में क्या क्या करता है, एनईएफटी की सर्विस, आरटीजीएस की सर्विस, कोर बैंकिंग। एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जो तुम फंड ट्रांसफर का फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हो, इसमें फिक्स टाइम होता है कि हाँ 2 आवर्स के अंदर हो जाएगा, 4 आवर्स के अंदर पैसा पेमेंट हो जाएगा। और आरटीजीएस में क्या, अगर बिग अमाउंट होता है तो आरटीजीएस में जाता है, स्मॉल अमाउंट होता है एनईएफटी के थ्रू। एक इसमें आईएमपीएस भी होता है, आईएमपीएस तो इसमें नहीं दिया है, आईएमपीएस में क्या इंस्टेंट फंड ट्रांसफर हो जाता है एक लिमिट तक, ठीक है, और उसमें इंस्टेंटली हो जाएगा। एनईएफटी में क्या 2 आवर्स लगा, आईएमपीएस इंस्टेंटली हो जाएगा, लेकिन उसमें बैंक कुछ चार्जेस कट करता है। उसके बाद कोर बैंकिंग फैसिलिटी। कोर बैंकिंग का मतलब होता है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। ये एक्सचेंज कब होते हैं, जैसे चेक होते हैं, चेक के साथ तुम्हारा अकाउंट है एसबीआई में, ठीक है, तुम्हारे को किसी ने चेक दिया बैंक ऑफ बड़ौदा का, ठीक है, अब तुमने क्या किया, तुमने अपने बैंक में जाकर डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक दूसरे बैंक में कब भेजेगा, क्या करेगा, वो सारा एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना हुआ। वो सेंट्रलाइज सिस्टम कोर बैंकिंग सिस्टम से चेक विद इन 3 डेज क्लियर हो जाता है, ठीक है, वो होता है कोर बैंकिंग सिस्टम। तुम्हें इन तीनों का फुल फॉर्म याद रखना है, एग्जाम में मैक्सिमम टाइम आता है, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए तुम लोग को 11 में सेम चीजें थी तीनों। देखो यहाँ दिया है वैसे फैसिलिटी ऑफ डीमैट अकाउंट्स, ये सारी डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट, तो ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया। इंडिया में क्या प्रेजेंस है उसकी, तो शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, शेड्यूल्ड बैंक में दो, एक कमर्शियल बैंक, एक कोऑपरेटिव। देखो एक्चुअल में कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं, लेकिन ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक नहीं होते, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। उसके बाद कमर्शियल में क्या, 4 टाइप के, पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन और रीजनल। पब्लिक सेक्टर बैंक में जैसे किसा आ गया, एसबीआई आ गया, ठीक है। प्राइवेट बैंक में कैसा आ गया, जैसे सिटी बैंक, प्राइवेट बैंक हो गया, इंडिया के लिए प्राइवेट बैंक हो गया। फॉरेन बैंक, फॉरेन में सिटी बैंक ले लेते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पर प्राइवेट में एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी हो गया। फॉरेन बैंक में सिटी बैंक, ड्यूश बैंक, ये सारे हो गए। रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल में कैसा होता है, जैसे ग्रामीण आंचल बैंक, ये सारे जो होते हैं, बीओबी का ग्रामीण आंचल बैंक है, फिर उसके बाद राजस्थान बैंक, ये सारे जो होते हैं ना, ये किस में आते हैं, रीजनल रूरल बैंक में आते हैं। जो एक्चुअल में इनकी जो सब ब्रांचेस होती है, मतलब सब डिवीजन वाली ब्रांच होती है, वो गाँव में ओपन होती है, जिसमें कम अमाउंट में सारी चीजें, कम पैसे में भी सारे काम होते हैं। फिर उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कैसा होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो तुमने सुना होगा अहमदाबाद कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एसईसी करके लिखा होता है, ये सारा। उसके बाद केएमसी कालूपुर करके ऐसा बैंक होता है, वो सारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है वो किस में आएंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, कोऑपरेटिव बैंक में आएंगे, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक मैंने क्या बताया, हर हर कंट्री का एक ही सेंट्रल बैंक होता है, उसको एपेक्स बैंक भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ दिया होगा, ये दिखा, सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री, मतलब हर कंट्री में एक ही होता है। इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, ये क्या करता है, मनी प्रिंट्स करता है, मॉनेटरी पॉलिसीज बनाता है, फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाता है, ठीक है, और जितने भी बैंक है उनको रेगुलेट करने का काम करता है। अब इसमें देखते हैं क्या लिखा है, central bank is the institution charged with the responsibility of managing the expansion and contraction, वो कंट्री में एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन को मैनेज करता है, ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मनी, कितना पैसा मार्केट में जाना चाहिए, कितना प्रिंट होना चाहिए और कितना आगे ट्रांसफर होना चाहिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक वेलफेयर, लोगों के लिए काम करता है, ठीक है। इसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, इसका काम केवल मैनेज करना है, एक्सपांशन करना है, कॉन्ट्रैक्शन करना है, कितना मनी प्रिंट करना है, वो सारा काम किसका होगा, जो भी कंट्री का सेंट्रल बैंक होगा उसका, ठीक है। इसको एपेक्स बैंक भी बोलते हैं। फिर उसके बाद इसमें दिया है विच इम्पैक्ट और डेवलपमेंट सेंट्रल बैंक फैसिलिटीज, तो लिखा है
इन ऑर्डर टू फुलफिल द रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल बैंक फॉर्मुलेट सम मॉनेटरी पॉलिसीज, ये फॉर्मुलेट करता है, बनाता है मॉनेटरी पॉलिसीज, और उनको फॉलो कौन करता है, जो नॉर्मल कमर्शियल बैंक होंगे वो सारे। इन अ शॉर्ट सेंट्रल बैंक एज्यूम अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कितना है वो कौन मैनेज करेगा, सेंट्रल बैंक मैनेज करेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें दिया है आरबीआई, तो आरबीआई के बारे में दिया, इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई है। रिजर्व बैंक एक्ट कब आया था, 1934 में। तो देखो बैंकिंग रेगुलेशन कब आया था, 1949 में। तो पहले आरबीआई आया 1934 में, उसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया 1949 में। तो आरबीआई आया 1934 में, एस्टेब्लिश कब हुआ है, 1 अप्रैल 1935 में। प्राइवेट पेड कितने कैपिटल के साथ, 5 करोड़ की कैपिटल के साथ। आरबीआई नेशनलाइज्ड हुआ 1949 को, जिस दिन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया, ठीक है। फिर उसके बाद इसने बोला है अपेक्स बैंक है इंडिया का, ठीक है। फॉर्मुलेट करता है क्या चीजें, मॉनेटरी पॉलिसीज कंट्री की फॉर्मुलेट करता है। फंक्शंस दिए आरबीआई के, क्या क्या फंक्शन है, दो टाइप के फंक्शन है, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी का मतलब मनी को मैनेज करने से रिलेटेड क्या क्या चीजें, वो सारी चीजें, और नॉन मॉनेटरी का मतलब जो पॉलिसीज इधर से उधर करनी है वो सारी चीजें आएगी नॉन मॉनेटरी, ठीक है। तो फर्स्ट देखो मॉनेटरी फंक्शन, करेंसी इशू, मतलब क्या, आरबीआई करेंसी इशू करता है, सबको पता है प्रिंट करता है और करेंसी इशूज करता है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखने का, 1 रुपये का नोट एंड जो कॉइन्स है वो कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, मतलब जो फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारे कंट्री की वो इशू करेगी। बाकी जो नोट है, यानी 2 रुपीज से लेके 500 तक, 2000 के नोट बंद हो चुके हैं, तो 2 रुपीज से 500 तक के नोट इशू कौन करेगा, आरबीआई इशू करेगी, ठीक है। देखो यहाँ पर नोट प्रिंट और जो कॉइन है ये सब बनाने का काम आरबीआई है, लेकिन जस्ट एक बताया जाता है कि ये सारे काम किसके अंडर होते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, ठीक है। तो इसने दिया है इशू नोट्स, राइट्स ऑफ इशू डिनोमिनेशन 2 and above, देखो 2 रुपए और उससे ज्यादा, एंड करेंसी नोट ऑफ 1 एंड ऑल करेंसी आर इशूड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट दिया है बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बैंक है, गवर्नमेंट को कभी भी पैसे की नीड हो या कोई भी हेल्प चाहिए या कोई भी एडवाइस चाहिए, तो गवर्नमेंट किससे एडवाइस लेगा, आरबीआई से एडवाइस लेता है, ठीक है। तो लिखा है बैंकर, एडवाइजर एंड एजेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का। और ऑल स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसा रिलीज कौन करेगा, आरबीआई इशू करेगा। फिर उसके बाद बैंकर्स बैंक, सारे बैंकों का बैंक है खुद, एंड लैंडर्स ऑफ लास्ट रिसोर्ट, मतलब किसी को, किसी भी बैंक को, जैसे एसबीआई को एचडीएफसी से पैसा चाहिए, अगर उसको नहीं मिल रहा है तो उस लास्ट में किससे जाके लेगा, आरबीआई से लेगा। अगर मार्केट में उसका काम हो जाता है तो ठीक है, वरना उस बैंक लास्ट रिसोर्ट कौन है, आरबीआई। फिर उसके बाद नेक्स्ट है क्रेडिट कंट्रोल, तो क्रेडिट को कंट्रोल भी करता है कि कितना इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, क्या सीआरआर होना चाहिए, एसएलआर होना चाहिए, सारी कौन कंट्रोल करेगा, आरबीआई करेगा। तो इसमें दिया है प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन एंड मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, मनी का कितना सप्लाई होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मनी प्रिंट कर रहे हो मार्केट में दिया जा रहा हो, नहीं होता है। हर चीज का, हर कंट्री का एक फिक्स होता है अमाउंट ऑफ, कि हाँ इतना ही मनी हम प्रिंट करेंगे और इतना ही मार्केट में सर्कुलेट करेंगे, ठीक है। तो इंडिया का अप्रोक्स 10 लाख करोड़ रुपीज है जो मार्केट में सर्कुलेट हुआ है। जब नोटबंदी हुआ था तो इंडिया का अप्रोक्स 14 लाख करोड़ था, 14 लाख करोड़ इश्यू हुआ था, इंडिया ने 10 लाख करोड़ अभी तक इशू कर दिया। उसके बाद है कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज इंडिया का अभी अप्रोक्स $675 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब होता है जो इंडिया के पास डॉलर में मनी रखा है, डॉलर में हो सकता है या चाइना का जो भी करेंसी है वहां का हो सकता है, पाउंड में हो सकता है, ब्रिटिश पाउंड हो सकते हैं, रशिया का कोई करेंसी है तो वो होगा। तो जो फॉरेन मनी है वो आरबीआई के पास रखा होता है, और वो कितना है, $675 बिलियन अप्रोक्स, ठीक है। तो ये कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी, फॉरेन रिजर्व भी कौन है, आरबीआई है। जो बैंक्स होते हैं कमर्शियल बैंक को, ये थोड़ा थोड़ा इशू करता है और उसका सारा हिसाब रखता है, लेकिन मैक्सिमम ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी किसके पास रहेगा, आरबीआई के पास, ठीक है। तो मॉनेटरी फंक्शन हो गए, तो 5 कौन कौन से थे, करेंसी इशू कर रहा है, सेकंड था बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बैंक है, फिफ्थ उसके बाद थर्ड है बैंकर्स बैंक एंड लैंडर्स ऑफ लास्ट रिसोर्ट। उसके बाद क्रेडिट कंट्रोल, कंट्री में जो भी क्रेडिट होगा उसको कंट्रोल करने का काम है। कस्टडियन ऑफ फॉरेक्स, जितना भी फॉरेक्स रिजर्व होगा उसको कस्टडी कौन रखेगा, किसके पास कस्टडी होगी, आरबीआई के पास। उसके बाद है सेकंड नॉन मॉनेटरी फंक्शंस ऑफ आरबीआई। नॉन मॉनेटरी फंक्शन कौन कौन से, उसमें है रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फंक्शन। रेगुलेट करता है किसको, कमर्शियल बैंक को, सुपरवाइज करता है किसको, कमर्शियल बैंक्स को, मार्केट को भी सुपरवाइज करता है कि कौन सा बैंक उसकी चीजें फॉलो कर भी रहा है, अगर नहीं करता है तो बैंक आरबीआई उस पर पेनल्टीज भी चार्ज कर देता है, ठीक है। तो इसमें देखो दिया है शेड्यूल्ड बैंक, नो एनबीएफसीज एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, मतलब शेड्यूल्ड बैंक में सारे बैंक्स आ गए, कमर्शियल बैंक्स। एनबीएफसीज में जैसे बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस का नाम तुमने सुना होगा, जियो फाइनेंस होता है, जियो फाइनेंस भी होता है। उसके बाद इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें कौन, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ये सारी चीजें कौन, ये एनबीएफसीज में आते हैं, ये भी आरबीआई ध्यान रखता है। और कोऑपरेटिव बैंक जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है वो।
उसके बाद सेकंड है प्रमोशनल एक्टिविटीज। प्रमोशनल एक्टिविटीज का मतलब क्या, प्रमोशन भी करता है किस चीज का, आपके पास जैसे मैक्सिमम टाइम तुम्हें बैंक के भी मैसेज आते हैं, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट आरबीआई ने किया था। क्या किया, अगर कोई भी आपको लिंक सेंड करता है या आपको किसी को ओटीपी नहीं बताना चाहिए, आपको अपने एटीएम कार्ड के नंबर नहीं देने चाहिए, अकाउंट नंबर नहीं देने चाहिए, फोन पे किसी भी चीजों को, तो ये सारी चीजें प्रमोशनल फंक्शंस कौन करता है, आरबीआई करता है। ठीक है, आपको अकाउंट ओपन करवाना चाहिए बैंक में जाके, आपको जीरो बैलेंस पे हो रहा है, ये सारी चीजें का प्रमोशनल एक्टिविटीज करेगा आरबीआई। फिर उसके बाद नेक्स्ट दिया है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट। फाइनेंशियल इंक्लूजन, ह्यूज डिग्री ऑफ इकोनॉमिक diversity and urban lower divided, hence whenever major economic reforms and changes come about, it's necessary that people and economy all segments receive benefits of such changes। अब बोला क्या इसमें, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या, जब भी नीड होती है तब आरबीआई सारी चीजें रेगुलेट करता है। जैसे कोविड के टाइम पे आरबीआई ने सारा चीज़ा किया था कि हमें हमारी कंट्री में कितना इकोनॉमी, किसी ने भी अर्न तो किया नहीं इनकम। उस टाइम कुछ ही बिजनेस थे जो चल रहे थे, बाकी मैक्सिमम बिजनेस स्टॉप हो चुके थे, बंद हो चुके थे, क्लोज हो चुके थे, लेकिन लोगों के एक्सपेंस तो हो ही रहे थे। ठीक है, इसलिए उस टाइम पे जो भी रेगुलेट करना होता है, कितना पैसा हमें इन्फ्यूज करना होगा, तो अप्रोक्स गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ रुपीज का, आरबीआई ने डिसाइड किया कि हम पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो अब 20 लाख करोड़ का इन्फ्यूज करना, ऐसा नहीं है कि जाके लोगों को बांट देंगे, वो अलग अलग वर्क, अलग अलग प्रोजेक्ट चलाते हैं जिससे लोग उन पे काम करते हैं और लोगों को पैसे का अर्निंग मिलता है। ठीक है, उसके बाद दिया इट प्रोवाइड्स स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी। देखो स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटीज किसको मिलता है, एग्रीकल्चर को, एसएसआईज को, और सेल्फ एम्प्लॉयड, ट्रेडिशनल और कॉटेज इंडस्ट्री। तो देखो स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी जैसे एग्रीकल्चर, अब किसानों का जो लॉस होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनसे बहुत सी बार लोन माफ कर देती है कि भाई लॉस है ना, वो एक नेचुरल कैलेमिटीज पे डिपेंड करता है, उसका खुद का कुछ नहीं है। ठीक है, नेचुरल कैलेमिटीज कुछ भी आई, बाढ़ आ गया, सूखा हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसके कारण कैसा, उसकी फसलों को नुकसान हो जाता है, तो उस टाइम गवर्नमेंट क्या करता है, उसका लोन माफ कर देता है। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है उनको थोड़ा ही पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट उनको हेल्प करती है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया दे के एक बिजनेस स्टार्ट करवाती है, जिससे क्या होता है वो 2 से 5 लोग वहाँ वर्क कर लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। फिर उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को भी हेल्प करता है, ट्रेडिशनल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज में भी गवर्नमेंट हेल्प करती है। ठीक है, तो ये सारी कौन कर रहा है, आरबीआई के अंडर होता है, मतलब गवर्नमेंट का नाम है लेकिन सारी चीजों की जो एनालिसिस करना होता है वो कौन करेगा, आरबीआई करेगा। आरबीआई मैनेज द पीएम जनधन योजना, ये पीएम जनधन योजना है। इसमें क्या हो रहा था, पीएम जनधन योजना में एक जीरो बैलेंस पे अकाउंट ओपन हो रहे थे और लोग सब के हो रहे थे कि हाँ आप आधार कार्ड लेके आओ, जो भी आधार कार्ड है उसके बेसिस पे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, और उसमें जो भी आपकी विड्रॉल, चेक फैसिलिटीज, जो नॉर्मल सारी फैसिलिटीज वो सब प्रोवाइड होगी, लेकिन जीरो बैलेंस पर। फिर उसके बाद आरबीआई टुवर्ड्स प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ द कंज्यूमर या कस्टमर, उनके राइट्स भी ध्यान में रखता है। तो देखो सारी चीजें क्या, नॉन मॉनेटरी में 3 फंक्शन थे, पहला रेगुलेटरी एंड सुपरविजन, रेगुलेट करता है किसको, बैंक्स को, एनबीएफसीज को और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। सेकंड था प्रमोशनल फंक्शन, प्रमोशन की फैसिलिटीज, प्रमोशन फंक्शन मतलब प्रमोशन करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है, लोगों को सारों को एक जागरूक करता है। फिर उसके बाद अवेयर करता है। थर्ड ये फाइनेंशियल इंक्लूजन है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन, उसमें कैसा, बहुत सारा पैसा चाहिए कंट्री को मैनेज करने, इंडिया जैसी कंट्री बहुत बड़ी है, बहुत सारे लोग हैं, कम नहीं है। ठीक है, तो उसमें क्या एग्रीकल्चर वालों को अलग से स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। फिर उसके बाद पीएम जनधन योजना को मैनेज करता है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें खत्म। और नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या, मॉनेटरी पॉलिसी इन इकोनॉमिक थ्योरी, मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी व्हिच रेगुलेट्स द डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। मतलब क्या, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मनी से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज बनाएगा वो कौन बनाएगा, आरबीआई बनाएगा। ठीक है, वो सारी चीजें मॉनेटरी पॉलिसीज में, और उनको फॉलो कौन करेगा, जो कमर्शियल बैंक है, एनबीएफसी और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, तो इसमें देखो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के लिए करता है, डिमांड, सब डिमांड कितना रहे मार्केट में, डिमांड कितना है, सप्लाई कितना होना चाहिए, मार्केट में ज्यादा इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन हो रहा है, मतलब चीजों प्राइसेस, मतलब मनी कम हो रहा है या फिर चीजों की प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है। ठीक है, तो स्टेबलाइज करने के लिए तो अब इसमें क्या क्या दिया है, देखो मॉनेटरी पॉलिसीज कॉन्स्टिट्यूट कॉन्शियस कॉन्सेप्ट, इसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी में फर्स्ट है क्वांटिटेटिव मेजर। ठीक है, तो इसमें 3 होते हैं एक्चुअल में, फर्स्ट है क्वांटिटी, 2 होते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, एक तीसरा भी शायद तुम लोग को है कि नहीं है देखना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट क्वांटिटेटिव और सेकंड क्वालिटेटिव, तो तुम्हें यही, चलो तो देखते हैं क्वांटिटेटिव मेजर का मतलब क्या। क्वांटिटेटिव मेजर का मतलब होता है नंबर की टर्म में आरबीआई क्या क्या चीजें चेंज कर सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट है बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब क्या, कमर्शियल बैंक है शॉर्टेज ऑफ फंड्स दे बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई, मतलब जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा लेगा तो उस टाइम पे क्या होता है, आरबीआई उस पर कुछ इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, उसको बोलते हैं बैंक रेट। मतलब आरबीआई ने बैंक को लोन दिया है, ठीक है, और उससे इंटरेस्ट ले रहा है, तो ये होगा बैंक रेट। क्लियर, सिंपल है, कुछ वो नहीं है। उसके बाद सेकंड है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या, रेपो रेट
व्हेन कमर्शियल बैंक नीड्स फंड फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड। अब देखो ऊपर वाले में क्या था, जो बैंक रेट था, बैंक रेट किसके लिए, लॉन्ग टर्म के लिए था, लेकिन जो रेपो रेट है वो एक शॉर्ट टर्म के लिए। यहाँ पर भी क्या कर रहा है, कमर्शियल बैंक आरबीआई से ही पैसा ले रहा है, ठीक है। और रिवर्स रेपो रेट जब कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसा डिपॉजिट कर देता है। एक चीज याद रखना, आरबीआई कभी भी उससे उधार पे पैसा नहीं लेगा कमर्शियल बैंक से, वो हमेशा, कमर्शियल बैंक एक्स्ट्रा पैसा अगर आरबीआई के पास डिपॉजिट करता है तो उसको इंटरेस्ट मिलता है आरबीआई की साइड से, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, तो इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो देखो तीन चीज थी, पहला बैंक रेट, बैंक रेट में क्या, कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से लोन लिया, कितने ड्यूरेशन के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। फिर उसके बाद रेपो रेट, रेपो रेट में क्या हो रहा है, सेम कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा ले रहा है लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। फिर उसके बाद रिवर्स रेपो रेट, जब कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसा डिपॉजिट कर देता है, ठीक है, तो आरबीआई उसको इंटरेस्ट रेट पे करता है, उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज तुम्हें शायद से इन्होंने दिया है, देखो यहाँ दिया है वैसे, वेरी शॉर्ट पीरियड, 1 डे, 5 डेज, 6, 7 डेज, 15 डेज के लिए पेमेंट करता है, दिस कॉल्ड अ रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। इस रेपो रेट का फुल फॉर्म क्या है, रीपर्चेज रेट। बैंक सेगमेंट RBI in order to raise short term repurchase them at some discount, such a discount rate is repurchase rate, repo rate। ये भी ठीक है। इन द इन्फ्लेशन रेपो रेट हो गया। अभी देखो रिवर्स रेपो रेट का इसने कहीं दिया होगा, ये लिखा है, रिवर्स रेपो रेट मींस agreed upon rate at which the RBI repurchase its security from the commercial bank in the event when the RBI has to borrow short term fund from the commercial bank। देखो इसने लिखा है कि आरबीआई बोरो करता है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। आरबीआई कभी भी फंड बोरो नहीं करता है, आरबीआई के पास पैसा डिपॉजिट होता है, लेकिन तुम्हें बुक में लिखा है तो तुम्हें वो चीज़ लिखनी है क्या, कि आरबीआई हैज टू बोरो सम फंड्स, किससे, कमर्शियल बैंक से, तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट पे करेगा उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। और वो किस लिए कर रहा है, आरबीआई आरबीआई सिक्योरिटीज बाय करने के लिए पैसा ले रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, देखो यहाँ दिया है रेपो रेट, दिया है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट में क्या होता है, कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा ले रहा है, कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा ले रहा है, ठीक है। और उसके बाद रिवर्स रेपो में क्या, आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा ले रहा है, क्लियर। तो कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा ले रहा है, इसको काम करते हैं, रिवर्स एरो कर देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को पैसा दिया, कमर्शियल बैंक ने आरबीआई को पैसा दिया, ठीक है। जब आरबीआई पैसा दे रहा है रेपो रेट, जब कमर्शियल बैंक आरबीआई को दे रहा है तो रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो देखो रेपो रेट कितना, जब आरबीआई पैसा देता है तो 6.5 है, लेकिन रिवर्स रेपो रेट 5.5, यहाँ पर 5, 3.5, 6.5, 6, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, अभी अप्रोक्स 4.55 के समथिंग ही थी, ठीक है। स्टेबलाइज्ड अंडर इमरजेंसी सिचुएशन, स्टेबलाइजेशन रेट का कुछ काम नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान में रखो। स्पेशल विंडो फॉर बैंक्स फॉर बोरो अगेंस्ट अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस। मतलब जब भी कंट्री में कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आता है तब क्या करता है, इमरजेंसी फंड जिसमें कम रेट पे पैसा दिया जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन। उसके बाद सीआरआर, ये इंपॉर्टेंट है, कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो का मतलब कैसा होता है, आरबीआई पैसा तो दे रहा है आपको, ठीक है, आपको पैसा दे रहा है, आप लोगों से डिपॉजिट भी ले रहे हो, मतलब आपके पास तो पैसा बढ़ ही रहा है, ठीक है। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, जब आप लोगों से डिपॉजिट कर ले रहे हो तो आरबीआई बोलता है कि कुछ कैश में हमेशा आपके पास पैसा रहना चाहिए, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। अब वो कितना हो सकता है, सपोज तुमने 1000 करोड़ का डिपॉजिट टोटल रिसीव हुआ, तो आरबीआई बोल रहा है 20%, मतलब 20 करोड़, 200 करोड़ तो हमेशा आपके आपके पास, आपके लॉकर्स में होना ही चाहिए, 200 करोड़, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं, all commercial bank have to keep minimum cash reserve with the RBI। Initially CRR have to be decided to 5% of demand deposit, 2% of time deposit, it was variable as per requirement felt by RBI। 1962 CRR is variable and 3% and 15% of total deposit of individual। अब देखो यहाँ पर जो CRR है, ये कैश रिजर्व मतलब आपके लॉकर में नहीं, ठीक है, कहाँ पर रहना चाहिए, आरबीआई के पास रहना चाहिए आपका पैसा, उसको बोलेंगे कैश रिजर्व रेशो। यहाँ पर इसने साफ लिखा है, कीप मिनिमम कैश रिजर्व विद द आरबीआई, विद द आरबीआई मतलब आरबीआई के पास आपका पैसा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसने एक और दिया है, ये विड्रॉ, ठीक है, इसका तो कुछ नहीं। व्हेन सीआरआर इज हायर, अगर सीआरआर ज्यादा है, कमर्शियल बैंक हैव लेसर डिपॉजिट मनी टू create credit, thus they gave fewer loans to people and hence money supply and inflation are regulate। CRR is reduced in times of deflation and depression। अब देखो एक चीज समझाता हूँ, CRR को हाई और लो कब करते हैं,
देखो अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है, ठीक है, इन्फ्लेशन ज़्यादा मतलब चीज़ों का प्राइस ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, आरबीआई क्या करेगा, पैसे को कंट्रोल करेगा। पैसे को कंट्रोल करना है मतलब क्या, सीआरआर का रेट बढ़ा देगा। समझ में आया? सीआरआर का रेट बढ़ाने से क्या होगा, जैसे अगर तुम्हारे पास 1000 करोड़ था, पहले तुम 20% डिपॉजिट कर रहे थे, तो अब गवर्नमेंट बोलेगा, आरबीआई बोलेगा 30%, मतलब 300 करोड़ हमारे पास था। मतलब क्या हो गया, तुम 100 करोड़ कम लोन मार्केट में प्रोवाइड कर पाओगे, तो मनी सप्लाई रुक जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, जब इन्फ्लेशन होता है, सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा होता है, तो सीआरआर की रेट बढ़ा देते हैं, उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। अब उसके बाद फिफ्थ है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो। देखो लिक्विडिटी में मतलब क्या होता है, कैश गोल्ड ये सारी चीजें आती है लिक्विड में, जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकती है, वो एसएलआर लिक्विड रेशो में आता है। तो जैसा सीआरआर था, सीआरआर में केवल कैश रहता है, एसएलआर में लिक्विडिटी भी रहती है। ठीक है, तो इक्वल टू एंड नॉट लेस देन 25% ऑफ द टोटल डिपॉजिट हैव टू मेंटेन, तो ये ऑल बैंक्स का दिया है, 25% के अप्रोक्स इनको रखना होता है, कैश गोल्ड एंड अनइनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। ठीक है मतलब क्या, कैश और गोल्ड ध्यान रखो कि गोल्ड, तो गोल्ड रखना है किसके पास, तुम्हारे पास इतना पैसा होना चाहिए, और वो क्या होता है, एसएलआर होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। A higher SLR diverts bank funds from loan and advance to approved government securities and helps to meet government expenditure. On the other hand, it reduces the capacity of credit creates. मतलब क्या, अगर SLR ज्यादा रहेगा, तो इसका मतलब क्या, बैंक का सारा पैसा किसके पास रहेगा, आरबीआई के पास रहेगा। क्लियर? तो इसका मतलब क्या, आरबीआई के पास आए तो आरबीआई यूज कर सकता है। ठीक है, तो जब भी इन्फ्लेशन होता है, तो ये लोग एसएलआर को भी इंक्रीज कर देते हैं। उसके बाद सिक्स्थ ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई मार्केट प्राइस पे मार्केट से सिक्योरिटीज बाय और सेल करता है, उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आरबीआई किसके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे मार्केट से सिक्योरिटीज बाय करेगा, सेल करेगा, उसको बोलेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो रेफर्स टू सेल और परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स बाय द आरबीआई। ये कौन कर रहा है, आरबीआई कर रहा है। ठीक है, आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे उसकी जो सिक्योरिटीज है उसको बाय करता है, सेल करता है, उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। आरबीआई परचेस गवर्नमेंट बॉन्ड्स फ्रॉम द मार्केट, द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमिक राइसेस। अभी यहाँ पर एक चीज देखो, जैसे इन्फ्लेशन मार्केट में बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ा इसका मतलब क्या, सप्लाई बढ़ गया, मार्केट में पैसा ज्यादा है, तो वो लेने के लिए क्या करेगा, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी सेल करेगा। अगर गवर्नमेंट की सिक्योरिटी सेल करेगा, लोग गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज परचेज करेंगे, तो उनके पास से पैसा आरबीआई के पास जाएगा, तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट में पैसा कम है, यानी लोगों को मार्केट में डिफ्लेशन है, तो उस टाइम पे क्या करेगा, हमें सप्लाई बढ़ाना है, सप्लाई कम है मार्केट में, अगर डिफ्लेशन है तो सप्लाई, मनी ऑफ सप्लाई कम है, मनी ऑफ सप्लाई कम है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, सिक्योरिटीज बाय करेगा। बाय करने से क्या, लोग अपनी सिक्योरिटी सेल करेंगे, तो उनके पास पैसा आएगा और मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस में। उसके बाद होता है स्टेबलाइजिंग ऑफ आरबीआई अकाउंट्स अगेंस्ट द शॉक राइजिंग और एक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये जब होता है जब फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा हो जाए या इंक्रीज डिक्रीज हो जाए, जो इमरजेंसी सिचुएशन था वाला था, वैसा ही सीन है। ठीक है, उसके बाद बस इतना ही है। तो ये सारे 7 के 7, तुम्हें 7 याद नहीं रखने, तुम्हें मैक्सिमम सीएलआर मतलब फर्स्ट बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये 5 से 6 चीजें ही ध्यान में रखनी है। तो पहला कौन सा था, बैंक रेट। बैंक रेट में क्या होता था, कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन ले रहा था शॉर्ट पीरियड के लिए, ठीक है, शॉर्ट मतलब लॉन्ग पीरियड के लिए। उसके बाद रेपो रेट में क्या, कमर्शियल बैंक सेम आरबीआई से लेता है लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए, 1 डे, 5, 7 डे, 14 डेज के लिए लोन ले रहा है। फिर उसके बाद रिवर्स रेपो रेट, जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से बोरो करता है कुछ सिक्योरिटीज परचेज करने के लिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, रीपर्चेज रेट, रिवर्स रीपर्चेज रेट। फिर उसके बाद थर्ड स्टेबलाइजिंग, अंडर इमरजेंसी सिचुएशन के लिए एक विंडो ओपन करता है कुछ टाइम के लिए, जहां पर वो कम इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक्स को, वो स्टेबलाइजिंग इमरजेंसी सिचुएशन। फिर उसके बाद सीआरआर, कैश रिजर्व रखना होता है, बैंक्स आरबीआई के पास पैसा रिजर्व रखते हैं कैश में, ठीक है, वो सीआरआर होगा। और उसके बाद एसएलआर जब लिक्विडिटी में रखते हैं, लिक्विड रेशो होता है, लिक्विडिटी में कैश, गोल्ड और अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज तीनों आ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें सीआरआर और एसएलआर, और उसके बाद थर्ड है ओपन मार्केट ऑपरेशन, इन तीनों से क्रेडिट कंट्रोल भी होता है, ये चीज ध्यान रखनी। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, जब आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे उसकी सिक्योरिटीज बाय और सेल, उसकी किसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज बाय और सेल करेगा, उसको बोलेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन। और किस पे, ओपन मार्केट मतलब जो मार्केट रेट होगी उस रेट पर। ठीक है,
इन तीनों चीज़ों से सीआरआर, एसएलआर और ओपन मार्केट ऑपरेशन से, इन तीनों से क्रेडिट कंट्रोल भी होता है, ठीक है। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन ज़्यादा है मतलब मनी सप्लाई ज़्यादा है, तो ये क्या करेंगे, सब चीज़ों की रेटें बढ़ा देंगे, दोनों की रेट बढ़ा देंगे, सीआरआर, एसएलआर। और ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करेंगे, सिक्योरिटी सेल करना चालू करेंगे ताकि लोग परचेज करें, लोगों के पास कम पैसा हो, आरबीआई के पास पैसा आ जाए वापस, ठीक है। और सेवंथ है स्टेरलाइजिंग टू आरबीआई अकाउंट्स, और शॉक अराइजिंग फ्रॉम एक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज डिक्रीज होता है उसके कारण, ठीक है। अब उसके बाद है फिर बी सेलेक्टिव क्वालिटी। वैसे अभी ये जो स्टेरलाइजिंग आरबीआई अकाउंट से ये सारी चीज़ें अभी चल रही है, जो अभी डॉलर का रेट है अप्रोक्स 85 रुपीज़ चल रहा है, वन वन डॉलर इक्वल्स टू 85 रुपीज़। तो अभी गवर्नमेंट ये इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है, आरबीआई ज़्यादा फोकस करता है। उसके बाद बी सेकंड दिया है क्वालिटेटिव मेजर। फर्स्ट कौन सा था, क्वांटिटेटिव, मतलब क्या तुमने रेट इंक्रीज डिक्रीज सब कुछ कर दिया, गवर्नमेंट से मार्केट से बाय कर लिया, सिक्योरिटी सेल कर दिया, वो सारी चीज आ गई क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव में क्या पॉलिसीज कौन सी चेंज करता है। फर्स्ट है सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट में क्या दिया है, पब्लिक रिटर्न्स द लोन गिवन टू देम, हेंस दे लैंड मनी अगेंस्ट सम सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम द बोरोवर। मतलब क्या, अगर तुम सपोज 1 करोड़ का लोन लेने गए, तो घर आरबीआई या जो भी बैंक्स होते हैं, बैंक्स तुम्हें क्या बोलेंगे, 1 करोड़ के अगेंस्ट में तुम कितना सिक्योरिटी रख रहे हो। सिक्योरिटी मतलब उसके अगेंस्ट में कितना कोलेटरल सिक्योरिटीज रखो, कोलेटरल और नॉर्मल जो मेन सिक्योरिटी होता है वो कितना रख रहे हो। तो सिक्योरिटी यानी तुम बोलते हो कि पूरा का पूरा फ्लैट के जो कागज होते हैं, तुम्हारे फ्लैट के पेपर है, तुम्हारे लैंड के पेपर है, बिल्डिंग के पेपर है, वो सारे रखते हो, तो वो तब जाके 1 करोड़ रुपीज का लोन देता है। तो ये होता है सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स। अब सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट में कैसा होता है, बैंक ये जो सिक्योरिटी हो, ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर तुमने 1.5 करोड़ की सिक्योरिटी दी, तो ही वो 1 करोड़ का लोन इशू करेगा। हमेशा उसको सिक्योरिटीज का वैल्यू ज्यादा चाहिए, कम नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। तो यहाँ दिया फॉर एग्जाम्पल, अ बैंक कैन टेक ज्वेलरी, डिपॉजिट, कार, हाउस, लैंड एज अ सिक्योरिटी। तुम्हारे किसी भी एसेट्स को वो एज अ सिक्योरिटी रखता है, क्लियर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या, मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या, जब बैंक ने तुमको लोन प्रोवाइड किया, ठीक है, कौन सा, हाउस लोन, होम लोन प्रोवाइड किया, होम लोन प्रोवाइड किया, बैंक क्या बोलता है, देखो हाउस की जो होम की कीमत कितनी है, 2 करोड़ रुपए, ठीक है, लेकिन हम आपको लोन कितना प्रोवाइड करेंगे, 80%, मतलब कितना, 1 करोड़ 60 लाख रुपीज प्रोवाइड करेगा। मतलब जो 40 लाख रुपए है वो आपको अरेंज करना है, ठीक है, 40 लाख रुपीज आपको अरेंज करना है। ये जो 40 लाख है इसको बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। मतलब 40 लाख आपका चाहिए और 1 करोड़ 60 लाख हम दे देंगे, और सारे पेपर्स करके हमारे पास रहेंगे, ठीक है। अब इस मार्जिन रिक्वायरमेंट में कैसे चेंज होता है, जैसे उन्होंने क्या करा, यहाँ पर अभी मार्जिन कितना है, 20%, 20% का मार्जिन, वो इस 20% से उठा के 30% कर देते हैं। 30% करने से कैसा हो जाएगा, अब 2 करोड़ का 30% मतलब 60 लाख आपको मिलाना है, और बैंक आपको केवल 1 करोड़ 40 लाख रुपए ही देगा, ठीक है। तो जब मार्केट में सप्लाई ज्यादा होता है, इन्फ्लेशन होता है, तो ये क्या करते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर देते हैं कि अब 20% नहीं, आप 30% डालो, 70% हम डालेंगे, या फिर आप 40% डालो, 60% हम डालेंगे। ये होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। वैसे ऊपर वाला देखो, अब इसको समझाने के बाद ऊपर वाला सही से समझ आ जाएगा। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट के टाइम पर भी यही होता है कि जब तुम पहले 1.5 करोड़ में 1 करोड़ का एसेट्स परचेस कर रहे थे, अब वो बोलेगा तुम 2 करोड़ का दो, तब जाके हम 1 करोड़ का लोन देंगे, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट में 1 करोड़ का लोन देंगे। तो ये होता है सिक्योरिटी, मतलब क्या, दोनों की चीजें इंक्रीज करना। फिर उसके बाद मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गया। सीलिंग ऑन क्रेडिट। सीलिंग ऑन क्रेडिट का मतलब एक लिमिट लगा देते हैं कि हाँ, जैसे इसने बोला है, ऑल्सो प्रिस्क्राइब सीलिंग ऑन क्रेडिट्स ऑफ डिफरेंट पर्पसेस, कि मतलब आपका पर्पस क्या, आपका कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या करना है, उसकी एक सीलिंग लगा दी कि हाँ, हम 10 लाख रुपए से ज्यादा का लोन नहीं देंगे, हम 20 लाख से ज्यादा का लोन नहीं देंगे इस बिजनेस के लिए। ये सारी चीजें होती है सीलिंग ऑन क्रेडिट। सीलिंग का मतलब सीलिंग, और ये फ्लोर प्राइस, दोनों होता है। एक सीलिंग प्राइस होता है, एक फ्लोर प्राइस। फ्लोर प्राइस मतलब बेस प्राइस जो मिनिमम होता है, सीलिंग का मतलब मैक्सिमम प्राइस। उसके बाद डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट। डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट मतलब अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है। सपोज तुम अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है तो वहां पर इंटरेस्ट रेट लेट इट बी 5% है। होम लोन है तो होम लोन पे इंटरेस्ट 7% है। फिर उसके बाद पर्सनल लोन लोगे तो वहां पर इंटरेस्ट 12%। तो ये क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी। मतलब एग्रीकल्चर तो एक नीड है, बेसिक नीड है, तो इसलिए 5% कम इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करना। होम लोन उसके बाद सेकेंडरी है तो उस पर 7%। और पर्सनल लोन, पर्सनल कोई भी चीजें फॉरेन ट्रैवल करने के लिए, किसी भी चीज के लिए तुम्हें पर्सनली पैसा चाहिए, लग्जरियस यूज करने के लिए, तो वहां पर इंटरेस्ट रेट क्या है, ज्यादा है। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है। तो ये चारों चीजें थी क्वालिटेटिव में। फर्स्ट क्या था, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, तुम्हारे को 1 करोड़ रुपया चाहिए तो 2 करोड़ की सिक्योरिटी रखे जाओ।
सेकंड है मार्जिन रिक्वायरमेंट, जो उसका मार्जिन है, मतलब 20% तुम्हें मिलाना है, 30% जो तुम्हारा खुद का पैसा है वो होगा मार्जिन रिक्वायरमेंट। और थर्ड है सीलिंग ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे सीलिंग लगा रखी है, मतलब मैक्सिमम इस पर्सन को कितना क्रेडिट दे सकते हैं। और फोर्थ होता है डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट, अलग अलग सेक्टर को या अलग अलग बिजनेस को अलग अलग इंटरेस्ट रेट होती है, अलग अलग नीड के हिसाब से इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। तो अब इसमें जैसे ग्लॉसरी देखो, ग्लॉसरी में अच्छे से दिया है, बैंक का डेफिनेशन दिया है। क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला क्या था, जो भी डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट प्राइमरी डिपॉजिट मल्टीप्लाई वन अपॉन CRR, ये इसका क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला था। शेड्यूल्ड बैंक, शेड्यूल्ड बैंक कब हुए, RBI एक्ट आया 1934 में। सेंट्रल बैंक एपेक्स बैंक होता है कंट्री का, हमारी कंट्री का है RBI। फिर उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसीज कौन बनाता है, RBI बनाता है। और किसके लिए, किसको गवर्न करने के लिए, शेड्यूल्ड बैंक को, NBFCs को, और कमर्शियल बैंक NBFC और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। प्राइमरी डिपॉजिट जो फर्स्ट टाइम पैसा है, इनिशियल डिपॉजिट होता है, उसको प्राइमरी डिपॉजिट बोलेंगे। सेकेंडरी डिपॉजिट जो उस पैसे को लोन के फॉर्म में दिया या जो CRR रखा, वो सारा होगा सेकेंडरी। उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है और कौन करता है, RBI उसको बाय और सेल करता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस में। फिर उसका स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी ऑफ फंक्शन, स्टोर करना इजीली होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो बस अब इसमें ये तो ग्लॉसरी का हो गया। अब देखो इसमें क्या चीजें, अब द वर्ड बैंक ओरिजिनेट, ये स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन में दिया है कि बैंक का नाम था उसका, फिर ये हुआ, अलग अलग लैटिन वर्ड्स हुए, ये सारे वर्ड्स है, संस्कृत में क्या वर्ड मीनिंग होता है। गिव आइडिया ऑफ कमर्शियल बैंक, ये तो ठीक है। इसमें देखो कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक का डिफरेंस। कमर्शियल बैंक क्या करता है, सारी चीजें RBI के, सेंट्रल बैंक के बिहाफ पे सारे काम करता है। सेंट्रल बैंक खुद अपने आप में एक रेगुलेशन के अंडर वर्क करता है। ठीक है, कंट्री का बैंक है, ये एक एपेक्स बैंक है। फिर उसके बाद लिस्ट डाउन द प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस, कौन कौन से होते हैं कमर्शियल बैंक के, जो डिपॉजिट था, लेंडिंग मनी था, क्रेडिट क्रिएशन था, क्रेडिट क्रिएशन, हाँ क्रेडिट क्रिएशन भी था, इन्वेस्टमेंट था, विड्रॉल पेमेंट की फैसिलिटीज थी, वो प्राइमरी फंक्शन। सेकेंडरी में क्या रहते थे, एजेंसी का सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, वो सेकेंडरी फंक्शन। लिस्ट डाउन द क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव में क्या, CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वो सारा ओपन मार्केट ऑपरेशन वो आएगा क्वांटिटेटिव में। क्वालिटेटिव में क्या अभी पड़ा ऊपर, क्वालिटेटिव में जो मार्जिन रिक्वायरमेंट था, उसके बाद सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, सीलिंग ऑन क्रेडिट, डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट, ये सारा क्वालिटी। उसके बाद गिविंग द मीनिंग कमर्शियल बैंक एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन, उसके दोनों फंक्शन एक्सप्लेन करते हैं, कमर्शियल बैंक होता क्या है वो एक्सप्लेन करना है। सेंट्रल बैंक और उसके एक्सप्लेन, देखो सेंट्रल बैंक वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, मैक्सिमम टाइम आता है, या तो यहाँ आएगा या ऊपर आएगा, लेकिन आएगा, सेंट्रल बैंक होता ही। ठीक है, उसके बाद क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों मेजर्स तुम्हें याद रखना। देखो चैप्टर नंबर 3 और 4 बहुत ईजी है, तो इसमें से कुछ भी छोड़ने लायक नहीं, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, 3 और 4 दोनों। फिर